हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। बंटवारे की पीड़ा का एहसास कैसे हो सकता है हमें, जब दोनों तरफ करीब 10 लाख लोग मार दिए गए और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग पलायन कर गए। पर कोई बताता नहीं कि इन दंगाइयों का क्या नाम था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, सैकड़ों औरतों का रेप हुआ, दुकानें घर लूटपाट कर जला दिए गए। लेकिन क्या एक भी अपराधी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज हुई? आखिर जब आंकड़े आए कि 5 से 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग दोनों मुल्कों की सरहदों को पार कर गए, तो किसी कातिल का नाम सामने क्यों नहीं आ पाया? ये तो यही हुआ कि आज गाय बछड़े के नाम पर इंसान का वध कर दो और कातिल का नाम सामने आ ही ना पाए। क्यों? क्योंकि कत्ल तो भीड़ ने किया। भीड़ में किसके कितने प्रकार से वो इंसान मरा, इसका एविडेंस आप कहाँ से लाएंगे? आखिर छूट जाएगा कातिल सबूतों और गवाहों के अभाव में? क्या यही इंसाफ का तकाजा है कि एक इंसान को 70 हूरों के पास भेज दो और इससे भगवान खुश हो जाएगा क्या? इससे भगवान नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान खुश होता है। बंटवारा हुआ और एक तरफ मुस्लिम औरतों की छातियां काटकर बोरों में भरकर ट्रेनों से पाकिस्तान भिजवाई जाती रही और उधर से सिखों हिंदुओं के सीने में खंजर घोंपकर ट्रेनों की बोगियों को खून से लथपथ कर दिया गया। जहां जिस भी हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे की लड़कियां औरतें मिली, उनका जिना कर मार डाला गया या जिंदा लाश बना दिया जाता रहा। यही नहीं, अनगिनत हिंदू मुस्लिम औरतों को बंधक बंधुआ बनाकर या तो गुलाम बना लिया गया, घर की दासी बना दिया गया, या उनका धर्मांतरण करके उनसे जबरन शादी रचा ली गई। भारत से भागकर जिसने भी पाकिस्तान की सरहद पार की, वो मुहाजिर कहलाया और पाकिस्तान से भारत आने वालों के माथे पर पाकिस्तानी होने का कलंक ताउम्र के लिए लग गया। 47 में पैदा हुआ बच्चा कोख से ही नफरत सीखता रहा और जिन अबोध बच्चों ने आज़ाद भारत पाकिस्तान में मचे नरसंहार को देखा, वो एक असीम पीड़ा को अपने दिल में सहेज कर अपने अपने वतन कूच कर गए थे। इस तरह एक साझे सांस्कृतिक विरासत वाले मुल्क आज मजहबी एतबार से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनते चले गए हैं। जिनके साथ 20-20, 25-25 सालों तक एक लड़का खेलता रहा, हंसी ठिठोली करता रहा, खोमचे जलेबी खाता रहा, मौज मस्ती करता रहा, स्कूल जाता रहा, पढ़ता लिखता रहा, क्रिकेट फुटबॉल खेलता रहा, आपस में झगड़ता रहा, वही शख्स अब यकबक बिछड़ा होगा तो उसकी पीड़ा और टीस को हम अल्फाज की चाशनी में कैसे डुबो सकते हैं? एक नई नवेली ब्याता जब अपने पति से बिछड़ी होगी, एक गुड़िया सी बच्ची जब हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति में पलती बढ़ती रही, बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के अनाड़ीपन तक मस्ती करते हुए गुजरा, वक्त तब शूल बनकर चुभा होगा जब उसे अपनी उन दोस्तों से बिछड़ना पड़ा होगा जो साथ साथ खेलती रही, पढ़ती रही, माँ बाप के डांट और दुलार में पोषित होती रही, और अचानक ही इस खूनी बंटवारे ने उनका वो आशियाना उजाड़ डाला जो खंडहर में तब्दील हो गया होगा, गोदाम बन गया होगा, या जहाँ जानवर बांधे जा रहे होंगे। कैसे कह दे कि ये कैसी पीड़ा है जो अनकहा सा है? इसके दर्द को वही झेल सकता है जिसने इस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखा हो। पर ऐसे लोग अब जिंदा कम ही बचे होंगे। और इसके बाद भी जब बंटवारे के अवशेषों के बीच अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सालों संघर्ष करना पड़ा होगा, इस तरह कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान में विस्थापितों का भयंकर जमावड़ा इंसानी तारीख में सबसे बड़े पलायनों में से एक गिना जाता है। आज भी इतिहास की ये त्रासद घटना जिसमें लाख नहीं करोड़ लोग विस्थापित हुए हों, ये कैसी चाल और किसकी चाल थी? जब सब कुछ नीलाम होकर रह गया हो, क्या कोई लौटा पाएगा उन गर्म रिश्तों को जो जहन से नहीं दिल से जन्म लेते रहे होंगे? जब भारत आज़ाद नहीं था और पाकिस्तान बना नहीं था, कई राजों का पर्दाफाश हो सकता है अगर उस वक्त का कोई फक्कड़ इंसान डायरी लिखने का शौकीन रहा हो। उसने अपनी डायरी में लुक छिप कर ही सही, पर सच बात लिखी हो और आज वो जिंदा हो। ये एक यक्ष पर्सन ही है, ऐसा हो सकता है। और वो शख्स क्या जिंदा हो सकता है आज? आज़ादी से पहले की महिंद्रा एंड मोहम्मद आज महिंद्रा एंड महिंद्रा है। 15 अरब डॉलर की कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। बस फर्क यही है कि तब की महिंद्रा एंड मोहम्मद आज की महिंद्रा एंड महिंद्रा है। सब कुछ साझा था हमारा,
ब्रितानी भारत का इतिहास, रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, रोजी रोटी, धंधा पानी। अब अगर कुछ साझा नहीं तो वो है राजनीतिक कड़वाहट और आपसी अविश्वास। आखिर ऐसा क्या था कि सब कुछ साझा होते हुए भी हम बट गए? दरअसल उस वक्त मुसलमानों के अंदर ये बात घर कर गई कि वो आज़ाद भारत में हिंदुओं के बहुसंख्यक होने से नुकसान में रहेंगे और उन्हें अपने मजहब के लोगों का हित साधने में दिक्कत आएगी। लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान के मुसलमानों की चिंताओं का समाधान पूरा हो पाया है क्या? फिर बंटवारे का मकसद कहाँ पूरा हो पाया? मेरा ये ज़ाती तौर पर मानना है कि अगर देश की आज़ादी बंटवारे के बिना होती तो भारत पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे मजहब के लोगों की जिंदगी खुशहाल रहती और सत्ता में भी कमोबेश बराबरी की हिस्सेदारी होती। तब शायद ना कहीं दंगे होते, ना फसाद, और सत्ता का हस्तांतरण भी हिंदू मुस्लिम के बीच रस्साकसी के आलम में तय पाता। तब एक सेक्युलर आइन की रोशनी में एक मजबूत जमहूरियत का निज़ाम कायम होता और अखंड भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराता। बंटवारे ने लाखों नागरिकों को अपने ही मुल्क में बेगाना कर दिया था। उन्हें अपना पुश्तैनी घर बार छोड़कर अपने ही मुल्क से एक नए निर्मित मुल्क में जाना पड़ा था। इंसानों की इतनी बड़ी अदला बदली इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक हिंसा के बीच अंग्रेज जो कि रोक कर गए थे वो आज तक मौजूद है। इस मजहबी फसाद का सबसे ज़्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। वहाँ एक तवील अरसे से हिंदू, मुस्लिम, सिख आपसी भाईचारगी से रहते आए थे। उनकी बोली जुबान एक थी और उनकी कल्चरल डायमेंशंस भी साझा थी। पर देश के बंटवारे के बाद ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ईस्ट पंजाब में रहने वाले मुसलमान वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान भाग रहे थे और वेस्ट पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख ईस्ट पंजाब यानी कि भारत आने को मजबूर हुए थे। देश के बंटवारे के वक्त हुई हिंसा को गृहयुद्ध भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों की सेना ने नाकेबंदी नहीं की थी। हालांकि ये अपने आप भड़क उठने वाला फसाद भी नहीं था। सभी मजहब और संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने हथियारबंद गिरोह और सेनाएं बना ली थी और इनका एक ही लक्ष्य था, यत्र तत्र सर्वत्र दूसरे मजहब के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना और उनकी संपत्तियों, घरों को निशाना बनाना और नुकसान पहुंचाना। ये भी हैरत अंगेज है कि बंटवारे के दौरान हिंसा के दोषियों की शिनाख्त ही नहीं हो पाई। इसकी वजह ये हो सकती है कि आनन फानन में मिली आज़ादी के दौरान कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। थानों की पुलिस मूक दर्शक होकर सब कुछ देख रही थी और अंग्रेज इस मुल्क से बस अपना पिंड छुड़ा भागने की मुद्रा में आ चुके थे। उस वक्त भारत में फंसे अपने ब्रिटेनी नागरिकों की जान बचाना अंग्रेज़ों की पहली प्राथमिकता थी और वो किसी पकड़ी लकड़ी को हाथ पर नहीं लगाना चाह रहे थे, वरना उस दौरान अंग्रेज़ों की मुदाखलत से हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता था। क्योंकि ब्रिटेन की हुकूमत की जो पुलिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बड़े आंदोलनों का दमन करती आई हो, वो क्या ये दंगे नहीं रोक सकती थी? बंटवारे के साथ भड़की इस हिंसा को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। ये किसी भी मुल्क के इतिहास की पहली घटना हो सकती है जहां कम से कम 10 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार कातिलों की शिनाख्त नहीं हो पाई। उन्हें सजा देने की बात तो दूर की कौड़ी है। इस तरह बंटवारे की वजह से जो भी हुआ उस पर भारत पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों ने चुप्पी साध ली थी। बाद के दिनों में सिनेमा, नाटक, थिएटर और साहित्य के जरिए बंटवारे के भयानक किस्सों को कहा गया। इतिहासकारों ने भी चिकने चुपड़ी बातों और देश के विभाजन की राजनीति पर ही अपना तवज्जो मरकूज रखा और उन्होंने इंसानों के खून से रंगे तारीख के इन काले और खूनी पन्नों को मानवता के नज़रिए से जगह नहीं दी। इन्हें सिर्फ बंटवारे की राजनीतिक पहलुओं से ही मतलब रहा। काश खूनी बंटवारे की सुई पलट जाए और अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए हम उसी अखंड भारत को बिना किसी विभाजन के आज़ाद करा ले जाएं। और ये भी कड़वा सच है कि ये एक कोरी कल्पना है। घड़ी की सुई पलटकर कभी सच नहीं हो सकती। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।